डियर ऑल, हम सेटलमेंट मशीनरी पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कंसिलिएशन हो गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गया है। ये जो सेटलमेंट मशीनरी है, डिस्प्यूट हो जाने के बाद लीगल रास्ता हमें प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ जो सेटलमेंट मशीनरी है उसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है, जो समझौता करवाता है या मध्यस्थता करवाता है। आज का टॉपिक हमारा है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं मध्यस्थता। इसे हम पंच का फैसला भी कहते हैं। आपको याद होगा पुराने ज़माने में हम पंच परमेश्वर जैसी स्टोरी को सुने थे जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। और फिर पंच का फैसला जो होता है, माना जाता है कि ईश्वर का फैसला है, ऊपर वाले का फैसला है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है अब जो है उसे लीगल मान्यता भी मिल गया है। आर्बिट्रेशन का अपना एक पर्सनल सेपरेट एक्ट भी है। आज जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप याद कीजिए, कंसिलिएशन में पढ़ाई हूँ समझौता, जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में समझौता जो थर्ड पार्टी करवाता है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है, जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है वो भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पार्टी है वो। अब वो जो फैसला समझौता करवाता है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है मीडिएटर बनकर, उसने जो फैसला करवा दिया या उसने जो सुलह करवाया है, जो मेल मिलाप करवाया है, उसके फैसला को एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई चाहे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो कंसिलिएशन की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि कंसिलिएशन के द्वारा जो निष्कर्ष निकला, जो नतीजा आया, वो लीगल बाइंडिंग नहीं रहता है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला 1 करोड़ का सवाल है, जो बार बार पूछा जाता है। कंसिलिएशन मैं बता दी लीगल बाइंडिंग नहीं है। सेक्शन 4 ऑफ आईडी एक्ट में कंसिलिएशन ऑफिसर और उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, जो कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, जो कि समझौता करवाता है। कंसिलिएशन मतलब समझौता। लेकिन वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन जो है, जब कंसिलिएशन फेल हो जाता है तब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन पर दोनों ही फेथ दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई यही आर्बिट्रेटर है, उसे हम हायर करेंगे, जो एम्प्लॉयर भी माने, जिनको एम्प्लॉय भी माने। ऐसा ना हो कि वो जो आर्बिट्रेटर, जो थर्ड पार्टी जिसको हायर किया गया है, वो एम्प्लॉय का दोस्त हो या फिर एम्प्लॉयर का दोस्त हो। अगर ऐसा होगा तो जो अवार्ड आएगा, जो नतीजा आएगा, जो फैसला आएगा, वो बायस्ड होगा। तो ये जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता है वो बिल्कुल इम्पार्शियल होता है, अनबायस्ड होता है। अब कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन में बेसिकली एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो आर्बिट्रेटर हायर किया गया है उसकी बातों को मानना ही पड़ेगा, वो लीगल बाइंडिंग है। जनरली ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अगर आप कोई सोशल अग्रीमेंट में बंध रहे हैं वहाँ भी इस्तेमाल होता है। दो लोगों के बीच में झगड़ा झंझट है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोर्ट के मेथड में अगर हम एडजुडिकेशन में जाएंगे, अगर मैंडेटरी सेटलमेंट कराएंगे, तो उसमें आज भी हमारे देश में इतने इतने लाखों हजारों केस जो है पेंडिंग रहते हैं। तो ये कोर्ट से हट करके, आउटसाइड द कोर्ट, हम एक ऐसा आर्बिट्रेटर हायर करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले जब ये प्रक्रिया होती है तो एग्रीमेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साइन करता है, क्योंकि दोनों के सहमति से ही तो आर्बिट्रेटर हायर किया गया है। जैसे ही आर्बिट्रेटर का फैसला आएगा, क्योंकि दोनों ने मर्जी दिखाई है, तो वो जो फैसला लेंगे आर्बिट्रेटर, जो नतीजा आएगा, दोनों की बातों को सुना जाएगा। फिर आर्बिट्रेटर, क्योंकि अब वही भगवान है, वही पंच है, तो अब वो जो फैसला सुना दिया उसको फिर सिर आंखों पे मानना होगा। आप उस फैसले को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आर्बिट्रेटर को आपने ही हायर किया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने मिलकर। और वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन है जो किसी का भी अपना सगा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। बस वो मध्यस्थता करने के लिए मीडिएटर बनकर साथ में है। लेकिन इस मीडिएटर की बात, जो आर्बिट्रेटर होता है उसकी बात, उनका जो डिसीजन है, वो जो अवार्ड देते हैं, उसको मानना पड़ता है। ये लीगल बाइंडिंग है।
कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन में बेसिक यही डिफरेंस है कि कंसिलिएशन लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन आर्बिट्रेशन जो है वो लीगल बाइंडिंग है। जो आर्बिट्रेटर ने कह दिया, जो उसने मध्यस्थता करवा दिया, फिर वो आपको मानना होगा। वैसे दो तरीके का आर्बिट्रेशन है, एक तो वॉलेंट्री है भाई, और दूसरा जो है वो वॉलेंट्री नहीं होता है। तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन तो यही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जहाँ दोनों ही पार्टी ने समझौता किया है, प्रायर एग्रीमेंट में साइन किया है कि आर्बिट्रेटर जी आप थर्ड पार्टी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इम्पार्शियल, आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। दूसरा जो है वो कंपलसरी आर्बिट्रेशन, ये होता ही है भाई, जब दोनों ने मर्जी से हायर किया है तो फिर ये तो लीगल है, क्योंकि आर्बिट्रेटर पंच है, बिल्कुल जिस तरीके से जजमेंट आता है वैसा आएगा, तो हमको हाँ बोलना ही पड़ेगा, और फिर आपको उसको फोर्सफुली कंपलसरी है, इसको मानना ही है, लीगल बाइंडिंग है। लेकिन कंसिलिएशन लीगल बाइंडिंग नहीं होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ऑन फेलियर ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, जब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल हो जाता है तो द कंसिलिएटर ऑफिसर मे परसुएड द पार्टी टू रेफर द डिस्प्यूट टू अ वॉलंटरी आर्बिट्रेटर। तो अब जो कंसिलिएशन ऑफिसर है, जो सेक्शन 4 ऑफ आईडी एक्ट में मेंशन्ड है, वो कहते हैं कि भाई अगर अब तो तुम लोगों का जो नतीजा है वो आया नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझ में तो ये हक नहीं है, मुझे तो ये पावर नहीं मिला है, तो तुम लोग वॉलंटरी आर्बिट्रेटर एक हायर कर लो, आराम से अपना मध्यस्थता करवाओ और फिर सुलह कर लो। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन रेफर्स टू गेटिंग द डिस्प्यूट सेटल्ड थ्रू अ इंडिपेंडेंट पर्सन। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि एक अलग से इंसान होता है, जो दोनों ही पार्टी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, दोनों के पार्टी के सहमति से चूज किया जाता है, ताकि वो जो फैसला सुना है वो लीगल बाइंडिंग है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, उसको माने, और फिर जो है जो औद्योगिक विवाद है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसको खत्म किया जाए। इन अदर वर्ड्स, आर्बिट्रेशन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए सॉल्यूशन थ्रू एन आर्बिट्रेटर। तो जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आर्बिट्रेटर दे देता है, और वो जो सॉल्यूशन दे देता है वो दोनों ही पार्टी को मानना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। इससे क्या होगा कि टाइम का बचत होगा। वो जो इंडिपेंडेंट पर्सन कोर्ट से बाहर जो हायर किया गया है, अब कोर्ट जाएंगे तो लंबा लिफाफा है, हमें बार बार तारीख दी जाएगी, उसमें खर्चे आते हैं। तो अगर आर्बिट्रेटर हायर कर लिए तो जो भी खर्च है, या हो सकता है कई बार बिना खर्च के भी काम हो जाए, तो वो काम जो है टाइम बचाएगा, मनी भी बचाएगा, और आप आराम से अपने जो भी बैटल है, जो कुछ भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आपका डिस्प्यूट है, उसको ख़त्म करेगा। अगर आप लीगल बैटल में जाते हैं, मैंडेटरी सेटलमेंट एडजुडिकेशन में, तो फिर जो है वो थोड़ा खर्चीला प्रोसेस है। तो आप वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के जरिए कम खर्चों में भी, कम समय में भी नतीजा निकलवा सकते हैं। और इसकी खासियत यही है कि आर्बिट्रेटर इम्पार्शियल थर्ड पार्टी है, दोनों ही के पसंद का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों ने चूज किया है कि भाई तुम ही हम लोगों को जो बता दोगे हम लोग उसको मान लेंगे। वैसे ये मेथड जो है महात्मा गांधी जी ने बहुत इस्तेमाल किया था 1947 से पहले। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे मामले होते थे, औद्योगिक विवाद होता था, तो उस समय महात्मा गांधी जी जो है इसी मेथड के जरिए सॉल्यूशन निकालते थे प्रॉब्लम्स का, और 1956 में जो है ये मेथड लीगलाइज हो गया। और फिर आपको मालूम है कि मैं बता चुकी हूँ, दोनों ही पार्टी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जो भी कन्फ्लिक्टिंग पार्टी है, दोनों मिलकर आर्बिट्रेटर डिसाइड करते हैं, तो समय बचता है, पैसा बचता है, और दोनों को मानना पड़ता है। तो लीगल बाइंडिंग आर्बिट्रेशन में होती है, लेकिन कंसिलिएशन में जो आपका मीडिएटर है, जो कंसिलिएटर है, वो जो आपको फैसला सुनाता है वो अपने डिसीजन को थोप नहीं सकता है। आपको इच्छा है तो मानिए, नहीं तो आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के जरिए सेटल करेंगे डिस्प्यूट को। अब आर्बिट्रेशन देख सकते हैं, आर्बिट्रेशन एक ऐसा मेथड है जहां हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। जो भी कन्फ्लिक्टिंग पार्टी है, यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, तो उनके मैटर को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आता है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब वही पंच जो फैसला सुना दिया, उसका डिसीजन फाइनल है और बाइंड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वेल, क्या क्या खासियत है, वॉलेंट्री कंपलसरी बता चुकी हूँ भाई। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है, दोनों ही पार्टी ने तो सहमति जताया ना कि हम पंच की बात मानेंगे, हम आर्बिट्रेटर की बात सुनेंगे, तो उससे हो जाता है। वेल, आर्बिट्रेशन जो प्रोसेस है ये क्रिमिनल ऑफेंस के लिए नहीं है,
जो भी व्यापार से जुड़ा हुआ विवाद है, मैरिज रिलेटेड है, जिसमें अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, तो कमर्शियल नेचर के जो भी डिस्प्यूट होते हैं या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, उसमें हम आर्बिट्रेशन को यूज करते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस के लिए नहीं है। चलिए, बाइंडिंग डिसीजन में है कि जो अवार्ड आया, मतलब जो पंच ने कह दिया, जो आर्बिट्रेटर ने डिस्प्यूट का सेटलमेंट करके जो भी फैसला सुना दिया, जो अवार्ड आपको वो बताया है, उसको मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, टाइम सेविंग तो है ही, क्योंकि एडजुडिकेशन जो मैंडेटरी सेटलमेंट है, कोर्ट के प्रोसेस में अगर हम लोग चले गए तो फिर कानून का दरवाज़ा खटखटाते रहना है, लंबा प्रोसेस है, पैसा लगेगा, तो वो सब खर्चा से भी हम बच सकते हैं। लेकिन जो आर्बिट्रेटर है, कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर आर्बिट्रेटर बायस्ड होता है, नहीं तो मामला यहाँ रिजॉल्व हो ही जाता है। खास करके कमर्शियल, व्यापारिक अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर है, तो हम लोग उसे आर्बिट्रेशन के सहारे, मध्यस्थता के सहारे सुलह करते हैं, समझौता होता है। यहाँ पर प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है। मतलब अब देखिए, जो आर्बिट्रेटर है, जो भी एक पार्टी को सुन लिया, हो सकता है दोनों ही पार्टी सामने बैठकर अगर अपनी बातों को बताएंगे तो दोनों एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, तो इंडिविजुअली भी आर्बिट्रेटर बातों को सुनता है, दोनों की बातों को अच्छे से, जो भी अवार्ड आएगा उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, पब्लिक भी नहीं किया जाता है, और कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो पब्लिक होता है, लेकिन दोनों की बातों को सुना जाता है बेसिकली। अब दोनों की बातों को सुना जा रहा है। अब ये जो पंच परमेश्वर है, ये जो आर्बिट्रेटर है, दोनों की बात को सुनता है, फिर फैसला वो आराम से निकालता है कि कौन सही है कौन गलत है। सेक्शन 10A में इसके बारे में मेंशन्ड है आईडी एक्ट 1947 में, जो अलाउ करता है कि हम वॉलेंट्री रेफरेंस के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। एडवांटेज है भाई, फास्टर तो है ही कोर्ट के प्रोसीडिंग में। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन जैसा सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लाखों हज़ारों केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग है। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ये भी फ़ायदा है इसका। ऐसे मेथड जो है लीगलाइज भी हो गया 1956 में। मैं बता चुकी हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम को महात्मा गांधी जी भी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करते थे। आर्बिट्रेशन एक तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग है। क्यों जुडिशियल प्रोसीडिंग हुआ? क्योंकि ये लीगल बाइंडिंग है। आपको जो भी आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया है उसको मानना ही होगा, क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास पावर होता है डिसीजन को इन्फोर्स कराने का। लेकिन कंसिलिएशन एक ऐसा मेथड है डिस्प्यूट सेटलमेंट का या रिजॉल्व कराने का, जहां थर्ड पार्टी का जो मीडिएटर है, जो कंसिलिएटर है, आपकी मदद तो करता है, पर कंसिलिएटर के पास वो पावर नहीं होता है कि वो अपने डिसीजन को इन्फोर्स करा ले। प्रायर एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन में ज़रूरत होती है, लेकिन कंसिलिएशन में इसकी कोई उतना ज़रूरत नहीं होती है। लीगल प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्योंकि इसको भी मान्यता मिली है। आप हायर करते हैं दोनों की सहमति से, एम्प्लॉय की सहमति से होता है, लीगल बाइंडिंग है। इसीलिए तो जो भी अवार्ड आता है, जो भी नतीजा आता है, वो एम्प्लॉय दोनों को मानना पड़ता है, क्योंकि दोनों की रजामंदी से आर्बिट्रेटर का चयन होता है। लेकिन कंसिलिएशन में लीगल बाइंडिंग नहीं है। मन है तो एम्प्लॉय उसके फैसले को माने मीडिएटर के, नहीं तो वो बस समझौता कराता है। जैसे इसे हम एकदम नेचुरल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो मैरिज करवाते हैं, जिनको हम अगुआ कहते हैं, सेट कराते हैं, तो लड़का लड़की उनकी फैमिली को मिलवा देते हैं, बात आगे बढ़ाने को कह देते हैं, तो ये हो गया कंसिलिएशन। लेकिन हाँ, अब जब रिश्ता पक्का हो गया, कंसिलिएशन ने बात को आगे बढ़ा दिया, तो फिर तो शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि दहेज की बात हो गई, सब कुछ बात हो गया, तो जो एकदम पक्का शादी करनी ही पड़ेगी, वचन दे दिया गया है, तिलक हो चुका है, तो फिर ये हो गया आपका आर्बिट्रेशन लीगल बाइंडिंग। अब आपको मैरिज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आर्बिट्रेशन लीगल बाइंडिंग, कंसिलिएशन लीगल बाइंडिंग नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन मुझे नहीं लगता है कि सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा। आर्बिट्रेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट है, क्योंकि लीगल बाइंडिंग है। आर्बिट्रेटर जो इम्पार्शियल थर्ड पार्टी है, वो अपॉइंटेड किया गया, उसका काम क्या है? उसका काम है कि दोनों पार्टी की बातों को सुने, उसके बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और वो जो डिसीजन ले लिया उसने,
तो वो जो अवार्ड आया, वो जो निष्कर्ष आया, उसको भाई दोनों ही पार्टी को मानना पड़ेगा। लेकिन कंसिलिएशन एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, जहाँ कंसिलिएटर जो मीडिएटर है, जिसे हम कंसिलिएटर कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, जो फैसिलेटर है, उसकी बातों को आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।